डॉक्टर ताहा नज़ीर आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम फौजी और अस्करी अजारादारी के हवाले से बात करेंगे। तो ये क्योंकि इंसान की आज़ादी और खुद मुख्तारी को मजरूह करने वाला एक अमल है, तो हम इस पे आज बात करेंगे। हम सिर्फ आज इसका तारफ और इसके नुकसानात के हवाले से बात करेंगे। हम इसकी मुख्तलिफ अशकाल का मुमकिन तफसीलन जिक्र ना कर सकें। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे मैं एक तो नुक्ते आपके सामने पेश कर दूं। हम जब भी किसी उन्वान किसी मौजू पे बात करते हैं तो हमारा बिल्कुल ये शऊरी लाशऊरी मकसद नहीं होता कि हम किसी शख्स, किसी फर्द, किसी हुकूमत, अदारे या मुल्क का नुकसान करें। सम टाइम हमारे किसी बात से, हमारी किसी दलील से या हमारे किसी मौक़िफ़ से किसी कौम, फर्द, कबीले, अदारे या मुल्क का फ़ायदा हो जाता है और सम टाइम उनका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हम चीज़ों को सिर्फ असूली और एकेडमिकली और इल्मी एतबार से आपके सामने पेश कर देते हैं। और हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि जो उन्वान मौजू हम चुनें उसके साथ इंसाफ करें। जो बात सही हो वो आपके सामने पेश करें, जो बात गलत हो वो भी आपके सामने बता दें कि हम हमारे अदारे के हवाले से जो हमने रिसर्च किया है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसकी बुनियाद पे ये बात ठीक नहीं है और ये बात ठीक है। तो इसलिए अगर किसी फर्द, किसी शख्स या किसी हुकूमत को हमारी बात बुरी लगे या हमारे किसी मौक़िफ़ से अगर उनके कोई मफादात मजरूह होते हैं तो उसके लिए हम पेश की माजरत पेश करेंगे। तो फौजी और अस्करी जो अजारादारी है, ये क्योंकि मतलब मुल्कों और मतलब कौमों पे मुसल्लत है किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी अंदाज में, तो इसलिए हमने हमने ये ज़रूरत महसूस की कि हम फौजी और अस्करी अजारादारी के हवाले से बात करें, जिसको हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, जिसको लोगों को अननेसेसरी कंट्रोल करने का एक ख्वाहिश भी कहते हैं। तो हमने ये तो सुना हुआ है कि एक फिरौन की भी हुकूमत थी, नमरूद भी था, शद्दाद भी था। लेकिन आपने और मैंने तारीख में ये बहुत कम पढ़ा और सुना होगा कि कोई अदारा किसी मुल्क, कौम या हुकूमत पे कब्जा कर ले और लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो ये क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल है जो किसी मखसूस मुल्क या कौम को जो डिक्टेट करने के हवाले से एक ख्वाहिश और एक प्लानिंग और एक साजिश या एक मनसूबा बंदी होती है। और ये क्योंकि इंसानी फितरत के भी खिलाफ है और इसकी जितनी मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ जितना एहतजाज किया जाए, इससे जितनी नफरत की जाए उतना कम है। तो सबसे पहले तो आज़ादी के हवाले से थोड़ा सा बात करूँ कि इंसान की जब तख्लीक हुई तो उसकी तख्लीक के साथ ही अल्लाह पाक ने हमें अख्तियार भी दे दिया। हम अच्छाई भी कर सकते हैं, हम बुराई भी कर सकते हैं, हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, हम सही रास्ते की तरफ भी जा सकते हैं। तो अल्लाह ने हमें ये अख्तियार दे दिया। इसी अख्तियार की वजह से फरिश्तों ने भी इस अंदेशे का अजहार किया था कि ये इंसान जो है वो इंसान वो दुनिया में इस कायनात में फितने और फसाद का सबब बनेगा। लेकिन अल्लाह पाक की क्योंकि सुन्नत और है, अल्लाह पाक का इरादा और था। अल्लाह पाक ने इंसान को फरिश्तों पे तरजीह दी, उनको फजीलत दी, फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया। अल्लामा इकबाल ने इसी बात को शेरी अंदाज में यूं फरमाया था कि फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मसजूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। और इसको इसी फजीलत को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा को जब पता चला कि कुछ मुस्लिम कंकर या मुस्लिम कमांडर्स ने कुछ इलाकों को पे कब्जा किया, तो वहाँ पे जो लोग थे उनको भी गुलाम बना लिया। तो उन्होंने कहा कि इनकी माओ ने तो इन्हें आज़ाद जना था, तो तुमने कब से इनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो गोया इस्लाम भी इसी गुलामी अजारादारी की नफी नफी करता है। तो अगली बात यह है, इस्लाम और जो गुलामी है ये तो एक दूसरे की जिद है। इस्लाम तो इसका तो आगाज ही इनकार से होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम हर तरह की खुदाई का जो जाली खुदाई है उनका इनकार करते हैं। हम सिर्फ एक अल्लाह की खुदाई को मानते हैं, एक रब की रबूबियत के कायल हैं, एक नबी की गुलामी को सिर्फ कबूल करते हैं, बाकी सारी गुलामियों को हम रद्द करते हैं और सिर्फ एक अल्लाह को ही सजदा करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम फौजी और अस्करी अजारादारी की बात करें तो ये आपको कई मुल्कों में नजर आती है। वो कौन से ममालिक हैं, वो चाहे लीबिया हो, वो चाहे इराक हो, चाहे शाम हो, वो चाहे इजिप्ट हो। और इसी तरह कई सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप मौजूद है और हमने इन ममालिक के अंजाम भी देख लिए। मतलब इसका अंजाम कोई बहुत काबिल इस्ताइश अंजाम नहीं हुआ।
अनलकीली हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ अंदाज में कई कई अशकाल में डिक्टेटरशिप या फौजी और अस्करी अजारादारी मौजूद है, जिसको हम भुगत भी रहे हैं, और ये मुख्तलिफ शक्ल में हमारे सामने भी आती है। ये क्योंकि आज का हमारा मौजू नहीं है कि मैं ये साबित करूं कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप कहाँ कहाँ पे किस किस अंदाज पे है, इस पे क्योंकि अलग से एक हम बहस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी इसके जो नुकसानात हैं और इसका तारफ ही सिर्फ पेश पेश करेंगे। तो मजमूई तौर पे कौमों को, इलाकों को, मुल्कों को डिक्टेटरशिप का नुकसान ही होता है। वो नुकसान क्यों होता है? क्योंकि पूरी कौम, पूरा मुल्क या सल्तनत किसी आइन, किसी कानून के ताबे नहीं रहती। तो पाकिस्तान के अंदर भी जब भी डिक्टेटरशिप आई तो कानून शिकनी हुई, जब भी डिक्टेटरशिप आई तो हमारी तरक्की रुक गई, हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप डैमेज हुई। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि जब भी डिक्टेटरशिप आती है तो उस डिक्टेटरशिप को वेलकम करने वाले, उसको मुस्तकम करने वाले भी बैरूनी अनासर होते हैं, अंदरूनी अनासर बहुत कम होते हैं। इसमें कोई शक को नहीं कि अंदरूनी अनासर भी हैं। जिस तरह चौधरी निसार साहब के भी आर्मी में कनेक्शन है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल बुरा बुरा नहीं समझता, वो मुमकिन है मुस्बत कनेक्शन हो। लेकिन अगर मैं जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब की बात करें तो वो तो आज भी अपना एक तल्लक और अपना एक रिश्ता, अपनी एक दोस्ती, एक साबका आमर जनाब प्रोफेसर तो नहीं, जनाब रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ साहब के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। तो जनाब मुशर्रफ साहब की जो तारीख है, उनका पाकिस्तान के अंदर जो रोल है, वो कोई काबिल स्ताश रोल नहीं है, वो काबिल नफरत रोल ही है। उन्होंने मुल्क मुल्क का नुकसान ही किया, उन्होंने आइन शिकनी की, और उनका नाम को अच्छे अल्फाज से नहीं लिया जाता पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की कौम में। तो जो करना मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि मुख्तलिफ अफराद, मुख्तलिफ कायदीन, मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातें भी ऐसी मौजूद हैं जो इन डिक्टेटर को स्ट्रेंथन करती हैं। ये तो ठीक है, एक अंदरूनी सपोर्ट है, लेकिन इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल होती है। वो कैसे? वो ऐसे जिस तरह मिस्र के जो मौजूदा सदर हैं अबुल फतह अस्सीसी, इन्होंने एक जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया और डिक्टेटरशिप मुल्क के अंदर एस्टेब्लिश की, उसको मुसल्लत किया, और इसको कबूल करने वाली इंटरनेशनल कम्युनिटी मौजूद है। पूरे यूरोप ने इनको एक्सेप्ट किया, अमेरिकन जो अदारे हैं इन्होंने इनको एक्सेप्ट किया। तो गोया कई सारे ऐसे बैरूनी ताकतें, बैरूनी हुकूमतें भी होती हैं जो डिक्टेटरशिप को इनकरेज करती हैं, उसको स्ट्रेंथन करती हैं। वो क्यों करती हैं? उनके अपने कुछ मफादात और अज़ाइम हो सकते हैं, तो ये भी उनके ठीक है। इंटरनेशनल सतह पे, बिन अवी सतह पे जो जो मफादात हैं वो तो हासिल हो जाते हैं, लेकिन अंदरूनी सतह पे कौमों को, मुल्कों को यूं ही मुशाहदा हुआ है कि नुकसान ही होता है। तो अगली बात मैं जो करना कहूँगा वो ये कि क्योंकि मुल्क के अंदर आईनी तौर पे, दस्तूरी तौर पे इंसाफ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि फौज का काम तो सरहदों की हिफाजत करना है, उनका काम हुकूमत और मुल्क चलाना नहीं होता। तो वो क्योंकि गैर फितरी अंदाज में कानून शिकनी करके मुल्क के अंदर होते हैं, तो मुल्क के अंदर एक बदामनी और लाकानूनीयत का रुझान बढ़ जाता है, जो मुल्कों और कौमों के लिए कोई नेक फाल नहीं साबित होता। इसी तरह जो फौजी जर्नैल हैं, जो मुक्तदर ताकतें हैं, वो अख्तदार के नशे में आ जाते हैं, और इस ये अख्तदार का जो नशा है, इसके कुछ नताज अच्छे नहीं होते। और फौज को क्योंकि हुकूमत पे जब आते हैं तो उनका रोल एक डिफरेंट हो जाता है, और उनकी जो फ़राइज़ हैं, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बढ़ जाती हैं। उन्होंने गवर्नमेंट और हुकूमत को भी चलाना होता है, साथ अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखना होता है। तो ये उनके लिए आसान काम नहीं रहता। तो इससे ना सिर्फ उनका अपना अदारा मजरू होता है, बल्कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और उसका इस्तेहकाम भी किसी न किसी लेवल पे कमज़ोर होता है। ये भी मैं समझता हूँ कि डिक्टेटरशिप का नुकसान है। हमने देखा जब भी डिक्टेटरशिप आई, जब भी मुल्क के अंदर फौजी मसलत हुए तो मुल्क का नुकसान ही हुआ। अगर हम देखें तो अस्करी एतबार से भी ये फौज बैरूनी ताकतों से लड़ने की सलाहियत नहीं रखती। वो क्यों नहीं रखती? रिचर्ड आर्मटेज ने फ़ोन किया, एक कॉल की जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब को, तो उन्होंने बिल्कुल फ़ोन कॉल पे सरेंडर कर दिया, और पाकिस्तान के अंदर अरसा दराज तक एक जंग की कैफियत मुसल्लत रही। ये फौजी डिक्टेटरशिप का, अस्करी जो अजारादारी है, उसका एक बड़ा नुमाया नुकसान है। हमने कारगिल हारा, हमने सियाचिन हारा,
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوجی کمزوریاں ہیں، ہم سرحدوں کی تو حفاظت کر نہیں سکتے، تو ایک جو فوج ہے جس کی تربیت ہی ایک اور انداز میں ہوتی ہے، ان کے سرکاری اداروں اور حکومت کو چلانے کے والے سے نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے اور نہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، تو جب اس ادارے میں جب آتے ہیں یا اس سطح پہ حکومتوں کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو نہ صرف ملک اور قوم کا نقصان ہوتا ہے بلکہ وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو فوج کو کسی بھی ملک اور قوم کے اندر ایک محترم اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ قابل احترام ادارہ ہونا چاہیے، جس کی قدر ہونی چاہیے، لوگوں کے دلوں پہ ان کا راج ہونا چاہیے کہ جب بھی ایسا ایڈونچرس یا چیلنجنگ ٹائم آئے تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ لیکن جب آپ قوم کو تنگ کریں گے تو قوم کے لیے آپ تکلیفوں کا سبب بنیں گے، قوم کے لیے مسائل پیدا کریں گے، تو قوم کبھی بھی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب آپ نے قوم کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو پھر آپ کو قانون، آپ کو آئین، آپ کے دستور کی پاسداری کرنی ہوگی، آپ کو اپنے فرائض انجام دینے پڑیں گے جو اصل میں اور حقیقی آپ کے فرائض ہیں۔ آپ کے فرائض جو ہیں وہ سرحدوں کی حفاظت ہے، آپ کا فرض حکومت کو چلانا نہیں ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں کسی نئے عنوان کے ساتھ کسی نئے موڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔